Hello friends, now we are going to start a new chapter which is laws of motion. Okay, it is the chapter 5. Okay, it is the part 1 of the video. So first we have to understand. So friends, इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के सारे लॉज की, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस की, ठीक। अब इसमें पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ फोर्स। ओके, तो फोर्स होता क्या है? देखिए, फोर्स होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पुश और पुल विच tends to changes the motion of the body from uniform to non-uniform and the direction of the motion of the body. Okay, ये देखिए फ्रेंड्स, फोर्स का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इसको अगर मैं पुश करूं या इसको मैं अगर पुल करूं तो ये अगर ये रेस्ट में है, देखिए मानिए कि अगर ये रेस्ट में है तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस ये स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ जाएगा हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है। और मानिए कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके, और एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो उस यूनिफॉर्म मोशन को अगर मैं फोर्स यूज़ करूँ तो वो भी आ जाएगा फोर्स में, ठीक है। मतलब देखिए, मानिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अगर ये बॉडी, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, और हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो फोर्स के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन, मतलब मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा जिससे इसमें एक्सेलरेशन को की मतलब हमने प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज कर देगा, ठीक है, यही होता है फोर्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं एरिस्टोटलेस फॉलेसी, मतलब ये एक साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटलेस। इन्होंने क्या कहा था, इनके रिस्पेक्ट में फोर्स क्या है, मतलब देखिए इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी रेस्ट में है, मतलब इन्होंने कहा था कि हमारी जो नेचुरल स्टेट है बॉडी की वो एक रेस्ट का कंडीशन है, ठीक है। तो और इन्होंने कहा था कि अगर एक बॉडी को मूव, जैसे मानिए कि ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, अगर इस बॉडी को अगर मूव करना है, हमें इसको कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि ये अपनी पोजीशन चेंज करे और मूव करे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका इन द रिटन फॉर्म देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू हिम द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज़ इन रेस्ट। मैंने अभी बताया, इन्होंने कहा था कि हमारी जो नेचुरल स्टेट है बॉडी की वो रेस्ट में है, लेकिन ये बाद में गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि आज के समय में हमारी बॉडी रिलेटिव है। ओके, तो अब देखिए इन्होंने कहा था, ही सेड दैट इन ऑर्डर टू मूव ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म स्पीड अ कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन इट। मतलब एक बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन करना है, देखिए आप ही समझिए कि ये आपकी कार है, ठीक है, नहीं, या फिर कोई इसको एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरा एम मास का है, अगर मेरे को इसको यूनिफॉर्म मूव करना है तो इसको ढक्का तो मतलब मेरे को पुश तो करना ही होगा, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को इसको कंटिन्यू मूव करना है तो मेरे को इसको कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो फ्रिक्शन होता है, डेट्स वाई ये ओपोज करता है, इसीलिए बाद में जाकर ये भी गलत प्रूफ हो गया। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने गैलीलियो की थ्योरी पर, ठीक है, 1564 टू 1642 AD, और ये थे 384 टू 329 BC, ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट और आफ्टर द डेथ। ओके, सो गैलीलियो ने कहा था, अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक ट्रुथ बात मतलब कही थी, इन्होंने एक ऑब्जर्व करके कहा था कि मतलब ही टोल्ड डैट व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ सम स्पीड देन इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ ओपोजिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए फिर से समझिए, अगर एक बॉडी किसी स्पीड से मूव करती है तो वो बाद में रुक जाती है, तो उसके रुकने का कारण है यहाँ पर फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर रुक जा रही है, ठीक है। जो ये इसके रिलेटिव ये जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है या उसके रिलेटिव इसका जो फ्रिक्शन है अप्लाई होता है, इसे हम लोग आगे देखेंगे, इस पर एक टॉपिक है डिटेल में, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, इन्होंने कहा था। अब देखिए इन द रिटन फॉर्म, ही टोल्ड व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विथ सम स्पीड, जो कि मैंने अभी बताया, देन इट स्टॉप्स
आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द अपोजिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, अब एक बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकती क्यों है? क्योंकि अपोजिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी रुक जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब उसी ओपोजिंग नेचर को ओपोज करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इस बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं कांस्टेंट इसकी स्पीड के लिए, यही इन्होंने कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, गैलीलियो ने एरिस्टोटले को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। कैसे किया था? इन्होंने कहा था, मतलब इन्होंने प्रूफ किया था कि अगर एक बॉडी है, अगर इसको मूव करना है, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो ये अगर ये मूव करे तो मूव करते ही रह जाएगी, ठीक है। अगर ये रुकी है तो रुकी ही रह जाएगी। इन्होंने यही कहा था कि अगर कोई यहाँ पर फ्रिक्शन, अगर इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको कंटिन्यू मूव करने के लिए, ठीक है। अगर एक बार फोर्स लगा दो तो वो कंटिन्यू मूव करते रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इन द रिटन फॉर्म, ही प्रूव्ड एरिस्टोटल रॉन्ग बाय प्रूविंग दैट इफ़ नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट then no external force is required to move the body and if a body is moving with a constant speed। देखिए, इसको हम लोग समझ सकते हैं। मानिए कि ये कोई एक बॉल है, ठीक है, एक लंबा सा बॉल है, जस्ट इमेजिन कीजिए और समझिए कि इसका सरफेस एकदम फ्रिक्शन लेस है और मैंने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, मतलब ड्रॉप नहीं, मतलब इस बॉल को यहाँ से छोड़ दिया। अब देखिए बॉल ऐसे रोल करेगी, अगर ये फ्रिक्शन ऐसे तो फिर ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है, फिर ये वापस आ जाएगी, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाऊँ, इसको थोड़ा सा झुका दूँ तो ये बॉल यहाँ से आएगी और एक जाएगी कुछ ज़्यादा दूर तक इससे जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा एकदम स्ट्रेट ही कर दूं तो उनका यहाँ पर यही कहना था, अगर ये बॉल को यहाँ से छोड़ा गया, अब ये कंटिन्यू यहाँ पर स्ट्रेट मूव करते रहेगी। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसे रोकेगा कौन? आप ही बताइए। जब फ्रिक्शन है नहीं तो इसे रोकेगा कौन इस बॉल को? एक बार यहाँ पर मोशन में आने के बाद अब ये चलते रहेगा कंटिन्यू, यही कहा था इन्होंने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एक महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक जिनका नाम है न्यूटन। आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, न्यूटन। समझिए, फिज़िक्स की दुनिया में तहलका मचाने वाले पहले इंसान न्यूटन। इनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से हमें लेनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं का नहीं बल्कि सब साइंटिस्टों का योगदान है, लेकिन 60%, देखिए फ्रेंड्स, 60% फिज़िक्स में योगदान आपको इन्हीं का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब हम लोग बात कर ले जो न्यूटन ने कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ आता है, इन्होंने बस इनको मतलब गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, और उन्होंने 3 लॉ दिए थे। मतलब वही कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद से इन्होंने गैलीलियो के लॉ को एक्सटेंड कर दिया और इनका लगभग फर्स्ट लॉ गैलीलियो के लॉ से सेम है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? अब देखिए, इन्होंने कहा था फर्स्ट लॉ में कि ईच एंड एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये तब तक, ये मानी कि अगर रेस्ट में है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम लोग इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड भी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी से मूव कर रही है, ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि हम लोग कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसे रोक ना दे या इसकी स्पीड को इंक्रीज़ ना कर दिया, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना कर दे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर in the written form, each and every body continues to be in a state of rest or uniform motion unless or until an external force applied on it। मतलब एक बॉडी है वो तब तक रेस्ट और मोशन में रहेगा तब जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। ये होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकेंड लॉ, ठीक। जैसे मानिए कि ये फर्स्ट लॉ को एक बार और समझ
लीजिए विथ एग्जांपल, मानिए कि ये पेन है, जब तक कि देखिए, जब तक कि मैंने इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरह नहीं लगाया तब तक ये मूव नहीं करेगा, तब तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं आएगा। अब देखिए, जब अगर ये कोई वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तब तक नहीं ये उसको चेंज मतलब करेगा, जब तक कि मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करूँ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लॉ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्लास 9 से आपको डिफरेंट मिलेगा। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मतलब अगर कोई, एक सेकेंड, अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू dp/dt ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब जिस रेट से मोमेंटम का, देखिए फ्रेंड्स ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इन्होंने कहा था। ठीक है, अब देखिए अब देखिए फोर्स ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए P होता है मोमेंटम इज इक्वल टू, देखिए P इज इक्वल टू, मोमेंटम को P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समझिए, अगर कोई मेरी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, अब देखिए फोर्स क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक पोलर वेक्टर है, इसके पास पॉइंट होता है एप्लीकेशन का। ठीक है, हाँ, और ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर ये मास m की बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इस पर फोर्स ज़ीरो है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब देखिए, मानिए कि अगर इसने वेलोसिटी चेंज की अपनी, v1 ये है और ये v2 है, और यहाँ पर मास तो वही रहेगा, मतलब v2 माइनस v1। ठीक है, इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन विथ टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज। देखिए वो बोलता है यही चेंज कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन में t, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी जिस रेट से चेंज किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी को dp/dt। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। ओके, अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटता है तो इक्वल टू आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, F इज़ इक्वल टू dp/dt, F इज़ इक्वल टू, अब देखिए D और P के जगह पे मैं M भी लिख सकता हूँ बाय dt इस रिस्पेक्ट से। अब देखिए, अगर एक बॉडी मूव करती है, आप इसको फील में लाइए, जब तक आप इसे फील में नहीं लाएंगे फ्रेंड्स मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर ये फिर से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर समझिए, अगर ये मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है, अगर ये इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी अभी चेंज नहीं होगा, अगर इसने वेलोसिटी को चेंज किया है, ठीक है, किसी v2 से, ठीक है, तो इसकी मास तो वही रहेगी, तो वही चेंज को तो हम लोग कहते हैं फोर्स। अब देखिए यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू, ये मैं d, अब देखिए यहाँ पर m कांस्टेंट है तो m बाहर, dv/dt हमारा एक्सलेशन होता है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन होता है। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आगे। अब आते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, इसको तो सब जानते हैं, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहता है टू ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब हर एक एक्शन, माने कि एक वॉल है, इस पर मैंने एक बॉल से फेंका, तो जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगी उसी वेलोसिटी से आएगी। ठीक है, मतलब जिस रिएक्शन इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा वही इसका जो एक्शन होगा वही इसका रिएक्शन इसके ओपोजिट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मतलब एक्शन इस साइड में तो रिएक्शन इस साइड में। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स एक बार और समझिए। ठीक है, अगर ये मेरे पास दो ब्लॉक है, अगर मैंने इस पर सामने वाले पर कोई F फोर्स लगाया, ठीक है,
तो इस पर जो फोर्स लगा है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो देखिए अगर ये यहाँ गया तो एक फोर्स यहाँ भी आएगा, देखिए स्मॉल एफ और स्मॉल एफ, ठीक है। मतलब जिस फोर्स यहाँ लगेगा वही फोर्स यहाँ भी लगेगा। टू ईच एंड एवरी एक्शन, देखिए जिस एक्शन से ये इसको इस पर फोर्स लगाया उसी एक्शन से, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल आएगा, नहीं, एकदम नहीं। जिस एक्शन से इसने हिट किया या फिर जिस एक्शन से इसको अप्लाई किया उसी एक्शन से यहाँ पर इसको रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए सेम टाइम में होता है। ओके, देखिए अभी इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने कहा क्या था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया की, अपने टॉपिक इनर्शिया के, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा। इनर्शिया को हम लोग मेज़र करते हैं मास से, ठीक है। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी चेंज को ओपोज करते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज को ओपोज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन द रिटन फॉर्म, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ओपोजेस द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अब देखिए अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को इसको हिलाना है, ठीक है। इसका मास m है। अब देखिए आप लोगों को इसको हिलाने में तकलीफ़ होती है क्योंकि इसका मास m है और ये चाहता नहीं है कि मूव करें, ठीक है। तो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पर मैं मास m रख दूँ और यहाँ पर मैं छोटा सा मास m रख दूँ, अब देखिए ये मास इससे ग्रेटर देन है, तो अब बताइए किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो इसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। इनर्शिया इज़ मेजर्ड बाय मास, ओके। सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनर्शिया इज़ मेजर्ड बाय मास। अब देखिए अब इसका हम लोग फील लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मास है ना ये, अब देखिए इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए अगर आप इसको हिलाएंगे तो आपको उतना नहीं तकलीफ़ होगा जितना तकलीफ़ इसको हिलाने में होगा, क्योंकि इसका मास इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसके मोशन को ओपोज कर रहा है, ये अपने चाहता नहीं है कि ये मोशन में आए, ठीक है। मतलब रेस्ट को मोशन ये ओपोज कर रहा है अपने चेंज को होने में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनर्शिया शेप साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है। इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए फिर से समझिए, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना इसका इनएबिलिटी टू, मतलब उतना हम लोग एबल नहीं हो पाएंगे उस वर्क को करने में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, मतलब टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। अब देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। यहाँ पर हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। और यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन, और यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं जल्दी से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन ए रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब देखिए कोई बॉडी का रेस्ट में रहने की कितनी टेंडेंसी है, मैंने कहा इस देखिए आपको इसको फील करना होगा, किसी बॉडी को रेस्ट में रहने की कितनी टेंडेंसी है, उसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं जैसे कि एक बस है, ठीक है। अब इस बस पे हम लोग बैठे हैं, देखिए तो ये हमारा लेग्स हो गया और ये हमारी ऊपरी मानिए कि बॉडी हो गई। अब देखिए अगर ये बस अचानक से मूव करती है, नहीं अगर ये बस मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लेग्स जो रहते हैं ये रेस्ट में रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, और जब ये वेलोसिटी भी से मूव कर रही है हमारी बस, अब देखिए हमारी जो ये आती है ये भी हमारी मोशन में आ जाती है, ठीक है। हमारी जो ऊपरी बॉडी होती है वो मोशन में आ जाती है। और जब ये बस ब्रेक लगाती है तो अब देखिए ये तो मोशन में, ये चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, ठीक है।
हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, ठीक है। अभी हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट की मतलब बात कर लें, ठीक है। अगर ये हमारा बस है, ठीक है, अगर ये रेस्ट में है, u इक्वल टू 0, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी है, ठीक, रेस्ट में है जो, ये हो गई हमारी ऊपरी हिस्सा, ठीक है। अब देखिए जब ये बस अचानक से स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी पीछे की ओर जाती है। अब देखिए क्योंकि ये रेस्ट में है, अब देखिए अब ये मोशन को ओपोज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पीछे गया। इसी को हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए हाँ, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ब्रांचेस व्हेन इट इज़ शेकन। अब देखिए मतलब मानिए कि ये कोई डाली है, ठीक है, यहाँ पर कोई फल लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस डाली को, अगर ये देखिए फल लगा हुआ है रेस्ट में, ठीक है, अगर मैं इस डाली को अचानक से शेक करता हूँ, हिलाता हूँ, तो ये फल जो कि रेस्ट में रहते हैं, अब ये मोशन को अपोज करते हैं और ये हिलकर टूट कर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि मानिए कि ये मेरा ब्लैंकेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं स्टेट जो कि रेस्ट में है, ठीक है, और अगर मैं इस ब्लैंकेट को शेक करूं तो ये जो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स हैं ये मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो इसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये मोशन के साथ आते हैं तो ये इसमें से निकलते ही नहीं। मतलब अगर ये ब्लैंकेट मोशन में आ रहा है तो ये उसमें से निकलते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, जब मैं इस पर बीट करता हूँ ब्लैंकेट पर, तो ये डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं। मतलब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में थे और ये मोशन को अपोज कर रहे हैं, अपने में चेंज को अपोज कर रहे हैं, ओके। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए अब इसमें आएगा हमारा बस वाला एग्जांपल, ठीक है, इस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ये बस है, अगर ये हमारी v वेलोसिटी से चल रही है, u वेलोसिटी से या फिर v, ओके, अगर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा वाली बॉडी है, अगर ये चल रही है तो ये इसके साथ मोशन में है, ठीक है। अब देखिए जब ये अचानक से ब्रेक लगाती है बस, ठीक है, तो ये हमारी जो बॉडी है ये आगे की ओर झुकती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, अब देखिए बस तो आ गई रेस्ट में, अभी देखिए अभी ये मोशन में था हमारा बॉडी, अभी ये मोशन अभी रेस्ट को अपोज कर रहा है, इसीलिए ये आगे झुक गया, ठीक है। अपने में चेंज अभी नहीं चाहता कि मेरे में कोई चेंज आए, अभी ये मोशन में है तो ये चाहता है मोशन में ही रहें, ठीक है, इसीलिए ये बॉडी आगे की ओर झुक गई। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ ए मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन में क्या होता है, इसको फील कीजिए। जैसे कि मेरे पास एक मानिए कार है, ठीक है, कोई भी कार है, ठीक है, यहाँ पर मैं या फिर कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ये कार मानी कि अगर यहाँ पर ये सीधे जा रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसको मुड़ना है, ठीक है, ये कार जब मुड़ती है तो हमारी बॉडी जो होती है चाहती है एक ही डायरेक्शन में जब जा रही है तो उसी डायरेक्शन में रहे। जब ये कार चेंज होती है, जब इसका डायरेक्शन देखिए चेंज होता है तो हम लोग भी एक साइड की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए वही होता है एग्जांपल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फील लाइए फ्रेंड्स, फील लाइए। देखिए हमारा बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में ही वो जाना चाहता है, और जिस डायरेक्शन में कार मूव कर गई उस डायरेक्शन में जाने से वो खुद को ओपोज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए वो एक साइड की ओर बेंड हो जाता है, ठीक है। यही होता है एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। और फिर से समझिए, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी मतलब बॉडी का डायरेक्शन चेंज ना करने की अक्षमता। मतलब बॉडी नहीं चाहता है कि अपने में कोई चेंज लाए। पहले तो इनर्शिया का मतलब यही होता है चेंज को अपोज करना, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले चेंज को अपोज करने को हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।